नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। फैसला आत्मसम्मान का इसका 12वां भाग आपके सामने प्रस्तुत है। जब से मालती जी का फोन आया और वर्मा जी ने उठाया, तब से उनको इतना मन कर रहा था कि वह उड़कर ही उनके पास पहुंच जाए, लेकिन इतवार की इंतज़ार तो करनी ही थी ना। वर्मा जी ने मालती जी की अलमारी में से उनकी सबसे सुंदर साड़ियाँ ले जाने का योजना बनाई। अलमारी में उन्होंने देखा कि उनकी सारी साड़ियाँ ही पुरानी थी। मालती जी कभी नए कपड़े खरीदती ही कहाँ थी, लेकिन वर्मा जी चाहते थे कि मालती जी सबसे अच्छे कपड़े पहने, तो उन्होंने ऐसा ही कुछ सोचते हुए उनकी अलमारी में से एक नाप के लिए ब्लाउज़ निकाल लिया था और वह यह चाहते थे कि उनके लिए वह अच्छे से कपड़े खरीद कर ही लेकर के जाए। दूसरे दिन दुकान पर ही वर्मा जी ने मार्केट की सबसे बढ़िया साड़ी की दुकान पर से गिरधर को साड़ियाँ दिखाने के लिए दुकान पर बुलवाया और बहुत सुंदर सी 2 सिल्क की साड़ियों को तैयार करने के लिए दे दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1-2 दर्जन साड़ियों की गांठें भी उठा ली थी। अपनी दुकान से भी बहुत सारे शर्ट पैंट के कपड़े ले लिए। वर्मा जी को रह रह कर यही ख्याल आ रहा था कि जिस तरह से मालती जी इस घर को छोड़कर गई हैं, उनके मायके में लोग उनके बारे में क्या सोचते होंगे। वह लोग मालती जी की क्या इज्जत करते होंगे। भले ही वर्मा जी ने खुद कभी भी मालती जी का सम्मान नहीं किया, लेकिन मायके में भी उनकी इज्जत ना हो, यह तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वह यही चाहते थे कि मालती जी को कोई बेचारगी महसूस ना हो और इस फंक्शन में वह दुखी भी ना लगे। इसके विपरीत सबसे अच्छी लगे, इसलिए उन्होंने बहुत से गहने भी मालती जी के लिए निकाल लिए थे। शनिवार की रात को जब वह सामान को इकट्ठा करके रख रहे थे, तो सुशील भी हैरान था और उसी हैरानी में उसने पापा से पूछा कि आप कहीं जा रहे हो क्या? साड़ियों के डब्बे और बंधी हुई साड़ियों की गठरी देखकर रीना भी कुछ हैरान ही थी। वर्मा जी ने तभी ड्राइवर को फ़ोन करके सुबह 4 बजे आने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने सुशील को जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी मम्मी ने फ़ोन किया था रिंकू की शादी के लिए। कल रिंकू की रोका सेरेमनी है। तुम्हारी मम्मी चाहती थी मैं भी जाऊं और तुम लोग भी आओ। क्या तुम लोग जाना पसंद करोगे? नहीं पापा, हमें तो प्रेजेंटेशन देनी है, सुशील ने कहा। ठीक है। वैसे पापा, मम्मी को ना ऐसे जाना नहीं चाहिए था। ये तो चलो आप कल उनके फंक्शन में शामिल होने के लिए चले जाओगे, वरना कोई उन्होंने अच्छा किया है? लोग भी क्या सोचते होंगे। मम्मी को ख्याल रखना चाहिए था कि उनके ऐसे जाने का असर पूरे घर पर, यहाँ तक कि उनकी बहू पर भी क्या पड़ेगा।
वर्मा जी शांत रहकर चुप्पी थोड़ी तोड़ते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी मम्मी को ऐसे ही जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे को उसके जाने से फ़र्क पड़ा है या नहीं, लेकिन शायद मुझे सबक सिखाने के लिए उसका जाना बहुत ज़रूरी था। यदि वह नहीं जाती तो मुझे जीवन भर ना पता चलता कि घर में उसकी अहमियत क्या है। उसके ऐसे जाने पर लोग कहेंगे या नहीं कहेंगे या क्या कहेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा इस तरह से रोज़ का टिफ़िन खाकर, अपना टिफ़िन खुद मांजने पर, अपनी चाय खुद बनाने पर कभी तुमने सोचा है क्या इस पर भी लोग कुछ कहेंगे? क्या घर की बहू को भी इस बात का कोई असर पड़ रहा है? यहाँ से जाकर उसने गलत क्या किया? तुमने खुद ने ही देखा कि काम वाली मीनू का व्यवहार क्या था। तुमने जब अपने खोए हुए सामान के बारे में उससे पूछा तो उसने तुम लोगों के साथ कितनी ज़्यादा बदतमीजी करी। जब तुम लोगों के साथ बदतमीजी हुई तब तो तुमने उसको निकाल भी दिया। तुम्हारी चीज़ खोई तो तुम उसकी छुट्टी कर दो, और तुम्हारी माँ जो कि इस घर की मालकिन थी उसके साथ में बदतमीजी हुई तो वह घर छोड़कर चली गई। वह शायद तुम्हें आज एहसास ना हो, लेकिन मुझे तो बहुत एहसास है कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। वो सही तो कह रही थी। क्या इस तरीके से पूरे परिवार को झूठा खिलाना कोई अच्छा काम था जो कि मीनू कर रही थी? सुशील और रीना एकदम चुप थे। आज बाबूजी का एक नया रूप जो देख रहे थे। पापा को खुश करने के लिए सुशील बोला, हाँ पापा, मम्मी आ जाएंगी तो हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि काम वाली उनकी पसंद की ही हो। नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि घर में कोई काम करने के लिए होगी, नहीं होगी या कौन होगी, यह वही फैसला करेगी। तुम्हारी माँ की पसंद और नापसंद के बारे में अब तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग सिर्फ अपनी परवाह कर लेना। जब से मालती गई है, हर दिन मेरी माँ, तुम्हारी दादी, मेरे सपने में आती है। जब हमने उनकी परवाह भी नहीं की थी ना, तब भी तुम्हारी दादी मेरे से गुस्सा नहीं होती थी। वह यही कहती थी कि तुम्हारे ही कारण मुझे ऐसी प्यारी बहू मिली है। वो जितने समय तक इस दुनिया में रही, सिर्फ मालती की सेवा के कारण ही रही। आज जब मालती तकलीफ़ में है तो उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ़ पहुंच रही है, यह मुझे अब समझ में आता है। मैं तो अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, और शायद सबसे बड़ी गलती मैंने यह करी है कि अपने अभिमान के मद में चूर तुम्हें भी तो मैंने कभी अपनी माता का सम्मान करना नहीं सिखाया। तुमने भी अपनी माँ का मन बहुत दुखाया है। मैंने तो उसके साथ अच्छा नहीं किया, पर आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा गर्व, मेरा अभिमान, मेरा सब कुछ उसके कारण ही तो थे। उसके होते हुए मैं घर में राजा के जैसे रहता था। उसने हमेशा मेरे खाने पीने हर चीज़ की परवाह करी। उसने मेरे गुस्से की भी परवाह करी। उनकी अहमियत
तुम भी अभी समझ लो, वरना कहीं तुम्हें भी एक दिन मेरी तरह से पछताना ना पड़े। वो तो शायद मुझे माफ़ कर भी दे, लेकिन सपने में आती हुई मेरी माँ तो मुझे माफ़ भी नहीं करती। इतने में ही उनकी दुकान से उनका कर्मचारी बनवारी फल का टोकरा और मिठाइयों के डब्बे भी लेकर आ गया। अब से घर के हर फैसले वही लेगी। आखिर वह मालकिन है इस घर की। वर्मा जी अपने मन ही मन में बड़बड़ा रहे थे या कि सुनील सुना रहे थे। सुशील भी सुन ही रहा था, पता नहीं, परंतु वर्मा जी इन शब्दों को बार बार दोहरा रहे थे। रीना भी यह सब सुनकर अपने कमरे में ही चली गई थी। वर्मा जी स्वयं ही सुबह ले जाने वाला सारा सामान जमा रहे थे। अब के मालती जी को लेने जाते हुए शायद उन्हें पहली बार यह महसूस हो रहा था कि मानो अपने ससुराल में वह अपनी ब्याहता पत्नी को लेने के लिए पहली बार ही जा रहे हों। कुछ वैसा ही उत्साह उनके मन में था। वापस आकर उन्होंने डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना टिफ़िन खोलने की सोची तो उन्होंने पाया कि आज रीना ने टिफ़िन का खाना गर्म करके डाइनिंग टेबल पर लगाया हुआ था और सुशील भी रसोई में उनके लिए चाय बना रहा था। कमरे में एकदम चुप्पी थी और सब अपने अपने विचारों में ही मग्न थे। धन्यवाद जी। शेष भाग अगले दिन प्रस्तुत करूंगी। यदि आपको मेरे चैनल पर यह कहानी पसंद आ रही है तो मेरी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके कमेंट्स भी मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। कहानियाँ यादों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार।